अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में जो लीडिंग बिजनेसमैन हैं, जो लीडिंग बिजनेसमैन की बॉडीज़ हैं, उन सब के 2-3 इश्यूज़ के ऊपर बहुत शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिसकी बिना पर पाकिस्तान से बरामदात भी गिरी हैं। दिसंबर के महीने में कोई 20% पाकिस्तान से बरामदात गिरी हैं। तजारती खसारा बढ़ रहा है, 6 माह में $19 अरब पे पहुँच चुका है। सिर्फ रिमिटेंसेज हैं जो पाकिस्तान की इस वक्त लाइफ लाइन बनी हुई है, अदरवाइज़ बहुत बुरी सूरत हाल होती। एक उसमें पॉलिसी रेट सर फहरिस्त था। पाकिस्तान इस रीजनल जो अपना इस ममालिक जो दाएं बाएं पाकिस्तान के बाद हैं उनसे कंपैरिजन करें, क्योंकि हम आम तौर पर टेक्सटाइल से जब compete करते हैं तो हमें बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, इन ममालिक में पॉलिसी रेट और एनर्जी प्राइसेस क्या है उन दोनों को देखना पड़ता है। मेजर इनपुट कॉस्ट यही दो बनती हैं। हम उसमें से बहुत ज़्यादा है, कुछ 6% शायद रीजन की एवरेज है, हम 10.5% पे बड़ी मुश्किल से घसीट कर उसको नीचे लाए थे। अब आज तो थी पॉलिसी रेट की रिवीजन होनी है, तो कम से कम और कुछ नहीं तो 50 बेसिस पॉइंट, और अगर SBP वाले थोड़ा सा अपनी स्पाइन दिखाते क्योंकि IMF के डर से वो इसको हाथ नहीं लगाते, तो 1 परसेंटेज पॉइंट या 100 बेसिस पॉइंट की आज रिडक्शन होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने उसको छेड़ा ही नहीं, एज इज छोड़ दिया। जवाज़ उसका समझ नहीं आया क्योंकि हेडलाइन इन्फ्लेशन है 5.4% और जो कोर इन्फ्लेशन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कैलकुलेट करता है वो ओवर 7% है फर्स्ट हाफ के अंदर, और उस पर टिका हुआ है, नीचे नहीं आ रहा लेकिन उससे ऊपर भी नहीं जा रहा। अब ये सूरत हाल हमारे सामने हो और स्टेट बैंक उसके ऊपर बैठा रहे और पूरी आपकी कारोबारी बरादरी चीखें मार रही हो कि नई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही और नहीं आएगी जब तक आप पॉलिसी रेट नीचे नहीं लाते, टैक्स रेट नीचे नहीं लाते, और आपका वो जो दूसरा बड़ा इशू है एनर्जी कॉस्ट उसको रिड्यूस नहीं करते। तो हम तीनों में से कुछ भी करने पे तैयार नहीं है, तो फिर कोई पाकिस्तान में क्यों सरमायाकारी करेगा? फिर वही होगा जो पहले हो रहा है पिछले साल 2 साल से कि पाकिस्तान से सरमाया बाहर जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में नई सरमायाकारी नहीं आ रही, जिसके सबब पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ कर रही है, आपकी एक्सपोर्ट्स भी गिरी हैं। और हम IMF का एक एक्सक्यूज़ सबको बता के कि IMF से प्रोग्राम में है और IMF उसकी इजाज़त नहीं देता, हम आगे बढ़ने से गुरेज कर रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी आज की मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू के अंदर ग्रोथ के हवाले से जो फोरकास्ट दी है वो उन्होंने कहा है कि 3.75% से लेकर रियल GDP ग्रोथ 4.75% तक रह सकती है। ये बहुत रोज़ी पिक्चर उन्होंने पेंट की है जो मेरी समझ से बिल्कुल बालातर है। प्लानिंग कमीशन इससे पहले जो फर्स्ट हाफ के एस्टिमेट दे चुका है वो भी काफ़ी एग्जेजरेटेड और इन्फ्लेटेड थे, डिस्पाइट द फैक्ट कि फर्स्ट क्वार्टर के अंदर पाकिस्तान में फ्लड्स ने हमारे एग्रीकल्चर के सेक्टर को बुरे तरीके से मुतासर किया। हमने लाइफ स्टॉक कितनी ग्रोथ ऊपर ले गए इन्हीं फ्लड्स के दौरान में कि हमारा जो ग्रोथ का नंबर है वो प्लस में चले जाए। ये बहुत नेगेटिव अप्रोच है। गधे घोड़ों और उनकी तादाद गिन के तो कोई बता नहीं सकता पाकिस्तान में कि कितने गधे पैदा हुए और कितने घोड़े, लेकिन ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। जब आपका मेजर क्रॉप सेक्टर बुरे तरीके से मुतासर हो रहा हो, मेजर आपका जो एरिया है वो सैलाब के पानी से नीचे डूबा हुआ और उसमें आप बताएं कि लाइफ स्टॉक तो बहुत ऊपर चला गया, बाकी सारा कुछ ख़राब हो गया, तो ये अनरियलिस्टिक है। और इसी तरीके से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की प्रोजेक्शन अनरियलिस्टिक है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इस प्रोजेक्शन से पहले वर्ल्ड बैंक और IMF की 2 रिपोर्ट्स आई हैं और दोनों ने पाकिस्तान को मोर देन 3% GDP ग्रोथ के ऊपर दिखाया, 3.2% और 3.4% परहैप्स, अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा। तो आप 4.75% तक कैसे पहुँचेंगे? सिर्फ एक वीट क्रॉप पानी बाकी है जिसका ऊपर आपका बड़ा नंबर है, ग्रोथ को भी वो इम्पैक्ट करता है। अब जब तक अगर आप उसके अंदर आप मैनिपुलेशन ना करें, अगर उसको एक्चुअल नंबर्स के ऊपर ही जाएंगे तो 1 परसेंटेज पॉइंट इंक्रीज़ तो बहुत अनरियलिस्टिक हो जाएगा कि खाली वीट क्रॉप आपको दे के चली जाए। ये ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है। आज के प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे इसी इशू से, इकॉनमी के हवाले से, और दूसरे हिस्से में चलकर हमारे इस इलाके की सूरत हाल है वो बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज है और लम्हा फ़िक्रिया भी है। ईरान के ऊपर अमेरिका के क्या ज़ाइम है वो अभी खुलकर वाज़े तो नहीं हुए, लेकिन उनका मिलिट्री बिल्डअप जो है इस इलाके के अंदर वो ये ज़ाहिर करता है कि वो ईरान के ऊपर किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। US प्रेसिडेंट ट्रंप जो है बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। जिस तरीके से ग्रीनलैंड के ऊपर वो धमकियां लगा के पहले यूरोप को बता रहे थे कि अगर वैसे नहीं मिला तो मिलिटरीली उसको ले लेंगे, अभी थोड़ा सा उन्होंने बैक ट्रैक इसलिए किया है कि यूरोपियन यूनियन के अंदर उनके नेटो के जो इत्तेहादियाँ उन्होंने थोड़ा सा उसको रेजिस्ट किया उस चीज़ के ऊपर बयानात की हद तक, तो उससे ट्रंप थोड़ा सा होल्ड बैक कर रहे हैं। लेकिन होल्ड बैक करने का मकसद ये नहीं है कि उस चीज़ से पीछे हट रहे हैं, बल्कि अभी भी वो अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल्स जो हैं US गवर्नमेंट के, उससे वो ट्वीट्स जारी कर रहे हैं। किसी में वो पेंगुइन को साथ दिखाते हैं जिस पे उनको बुरा भला भी कहा जा रहा है और किसी में वो कुछ और कहते हैं, लेकिन वो इस बात पे मुसर हैं
कि ग्रीनलैंड अमेरिका का, अमेरिका लेगा। कनाडा को भी वो कहते हैं कि 51st स्टेट बनेगी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। तो ये सूरत हाल है। बोर्ड ऑफ पीस बना के वहाँ चेयरमैन खुद बन गए और साथ अपने सन इन लॉ को, जॉर्ज कुशनर को बिठा लिया, अपने वो कारोबारी 2 शराकतदारों को अंदर बिठा लिया और वो जम के बैठ गए एग्जीक्यूटिव कमेटी में और कह रहे हैं कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस है जिसमें पाकिस्तान भी अब रुकन है, ये बैठ के तो फैसले करेगा। तो दुनिया एक ऐसी डायरेक्शन के ऊपर जा रही है जिसके ऊपर पाकिस्तान को फोंक के कदम रखना पड़ेगा। दोनों इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे खुर्रम दस्तगीर, सीनियर रहनुमा PMLN से, उमैर नियाज़ी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और कामरान अरशद साहब होपफुली हमें ज्वाइन करेंगे, चेयरमैन एप्टमा। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। खुर्रम साहब, आपसे स्टार्ट करूँगा। पॉलिसी रेट स्टेट बैंक वहीं अटक गया 10.5% के ऊपर। नीचे लाने के हवाले से पाकिस्तान में शायद ही कोई कारोबारी बंदा बचा होगा जिसने बात नहीं की होगी। वजह क्या है कि स्टेट बैंक इससे आगे बढ़ा क्यों नहीं है, नीचे रिडक्शन क्यों नहीं की? जी, उनकी जो कैलकुलेशंस हैं उनसे तो हम आगाह नहीं है, लेकिन उनके जहन में यही खौफ है कि जो हमने बहुत मुश्किल से पाकिस्तान में बढ़ती हुई कीमतों को रोक दिया है, एक जगह पे कम नहीं हुई लेकिन वो बढ़ भी नहीं रही, उसकी वजह से वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने के लिए ये इकदाम मेरी नज़र में यही है कि उनके पास चूंकि मैकेनिज्म एक ही है जिसके जरिए वो महंगाई को कंट्रोल, कीमतों को मजीद बढ़ने से रोक सकते हैं, इसलिए उन्होंने जो डिस्काउंट रेट है वो स्टेबल रखा है। अब डिस्काउंट रेट आपके नाज़रीन को याद होगा वो 22.5 तक गया था और अब 10.5 पे है। तो ऑलरेडी इसमें जो है वो आधे से भी ज्यादा कमी हो चुकी है जहां से हम शुरू हुए थे। तो ये जो स्टेबिलिटी है उसको कायम रखने के लिए अब इश्यूज जो आप बिजनेस कम्युनिटी बात कर रही है उसमें सिर्फ डिस्काउंट रेट का इशू नहीं है। असल तो इशू ये है कि ये जो बहुत मुश्किल से हमने एक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जो इकोनॉमिक टीम है वो खुद भी इसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि उन्होंने पाकिस्तान को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दी है कि अब कम से कम 2.5 साल हो गए हैं कि डॉलर जो है वो स्टेबल है। पाकिस्तान का जो मेन सोर्स होता था पाकिस्तान में महंगाई का वो अब नहीं रहा, डॉलर की कीमत में जो उतार चढ़ाव होता था। इसी तरह जो है जो फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट के ऊपर हम सबके सांस अटके होते थे वो भी अब माशाल्लाह स्टेबल है, उस पर कोई और पाकिस्तान अपनी जो कमिटमेंट्स है वो बड़ी आराम से और स्मूथली जो है अदा कर रहा है, उसमें कोई रुकावट नहीं आ रही। अब जो चैलेंज है शहबाज शरीफ साहब के सामने, उनकी इकोनॉमिक टीम के सामने, वो यही है कि इस स्टेबिलिटी को इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे बदलना है और उसके लिए कुछ बोल्ड स्टेप उन्हें लेने होंगे। बेसिकली होंगे कह रहा हूं कि आमतौर पे ये सारे इश्यूज जो हैं जो पॉलिसी के होते हैं वो एक लगी बंदी हमारे पास फॉर्मूला है, रेसिपीज है, कुक बुक है जिसपे हम चलते हैं और वो ज्यादातर जो है वो IMF की और ब्यूरोक्रेटिक पॉलिसी जो है वो पाकिस्तान के ऊपर उसने राज किया है। तो अब अगर जब तक सीरियस लिबरलाइजेशन शुरू नहीं होगी और इसमें अगर आप बिजनेस कम्युनिटी से बात करेंगे तो वो टैक्स रेट उनके ऊपर बहुत बड़ा एक इस वक्त डिसइंसेंटिव है इन्वेस्ट करने का। तो ना सिर्फ टैक्स रेट को कम करना है बल्कि बिजनेस कम्युनिटी को ये यकीन दिलाना है और मेरी ये तवक्को है कि ये काम इंशाल्लाह जून 2026 के बजट में होगा कि अब टैक्स रेट्स में चढ़ाव नहीं होगा, एक स्टेबिलिटी गारंटी करेगी इंशाल्लाह कि अगले 3 साल जो है वो टैक्स का सिस्टम जो है वो एक जगह पे वो भी स्टेबल होगा और जहां वो कमी उन्होंने करनी है वो कमी भी करेंगे। सारा सवाल एक जगह पे आके खत्म होता है मलिक साहब इकोनॉमिक्स में कि क्या हुकूमत की पॉलिसी ऐसी है जो नया रोजगार पैदा करें, और नया रोजगार तभी होगा जब नई इन्वेस्टमेंट आएगी। अभी तक इन्वेस्टमेंट लाने में रुकावट आई है, मुश्किल आई है, लेकिन अब आने वाले दिनों में जिस तरह अब IMF से भी गुफ्तगू जारी है कि पाकिस्तान को कुछ रिलीज करना है अपने जो इस वक्त सारा जो फाइनेंशियल कंट्रोल है ताकि हम वो ग्रोथ हासिल कर सकें। लेकिन जब भी अब आप भी इसको बारहा उठा चुके हैं कि जब भी पाकिस्तान ने ग्रो करना शुरू किया है पाकिस्तान का करंट अकाउंट बैलेंस जो है वो अपसेट हुआ है, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ी है। तो लिहाजा एक बड़ा मुश्किल समझे पुल सरात है जिससे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनकी इकोनॉमिक टीम ने गुजरना है कि ग्रोथ भी आए लेकिन इन्फ्लेशन। कामरान अरशद साहब हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। कामरान अरशद साहब, जो कारोबारी बरादरी के मुतालबे थे कि एनर्जी कॉस्ट नीचे की जाए, पॉलिसी रेट को कम किया जाए और टैक्स रेट को रिड्यूस किया जाए, तो आज पहला मरला था पॉलिसी रेट के हवाले से जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तो आज उस कमी में हमें कामयाब होता नजर नहीं आया, नाकाम होता नजर आया। आपका रद्द अमल?
जी, हम इसमें बड़े मायूस हैं कि स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के तहत इंटरेस्ट रेट कम नहीं किया, और ये कोई अच्छी बात नहीं है कंसिडरिंग कि जब शरह महंगाई, जिसको आप इन्फ्लेशन कहते हैं, वो जब अपने एक लोएस्ट पे गई हुई है, तो फिर डबल रेट का इंटरेस्ट रेट रखने की कोई सेंस नहीं बनती हमारे नजरिए में। कामरान साहब, कितने टेक्सटाइल यूनिट्स हैं जो बंद हुए हैं रिसेंट पास के या रिसेंट मंथ्स के अंदर? जी, कोई 150 से ज्यादा मिलें बंद हो चुकी हैं, 150 से ज्यादा बंद हो चुकी हैं, और हमें खतरा इस बात का है कि मजीद और बंद होने का खदशा हमें नजर आ रहा है। जो 150 बंद हुई हैं उसमें कोई बड़े बड़े नॉन कारोबारी ग्रुप्स भी नाम जेहन में है आपके कि किन की मिल्स बंद हुई हैं? जी, बड़े नॉन कारोबारी 3-3 जद्दी पुश्तियों से इस्टेब्लिश ग्रुप्स हैं जिनकी बंद हो चुकी हैं। नाम लेना शायद इतना मुनासिब ना हो, लेकिन कईयों की बंद हो चुकी हैं और मजीद बंद होने के दहाने पे हैं। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सर बिजली, गैस, शरह सूद और खित्ते की सबसे बुलंद तरीन टैक्सेशन। मामला बेहतरी की तरफ अगर ना बढ़े तो फिर क्या होगा? क्योंकि जो दिसंबर के नंबर हैं 20% बरामदात गिरी हैं, टेक्सटाइल सेक्टर की एक्सपोर्ट्स हैं वो भी आई थिंक 8% उनमें भी फॉल हुआ है, तो ये ट्रेंड तो बड़ा नेगेटिव है। जी, ये ट्रेंड मजीद और खतरे में जा सकता है, क्योंकि दिसंबर के महीने में 19.5% एक्सपोर्ट कम हुई है और मजीद एक्सपोर्ट गिरने का खतरा है। 8% एक्सपोर्ट टेक्सटाइल सनत कम हो चुकी है, 19.5% इज्तिमाई। जनवरी का डाटा आपके सामने अगले हफ्ते आ जाएगा, हमें उससे भी कोई इतनी उम्मीद नहीं है। उमैर नियाज़ी साहब भी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। उमैर साहब, ये जो एक सिचुएशन है जिसमें खुर्रम साहब ने तो वज़ीर आज़म और उनकी इकनॉमिक टीम को मुबारकबाद दी है, लेकिन रियलिटी जो ग्राउंड रियलिटी है वो उससे मैच नहीं करती, बल्कि बहुत नेगेटिव ट्रेंड्स जो हैं वो गहरे होते जा रहे हैं। टैक्स रेट कलेक्शन फॉल की है, जीडीपी ग्रोथ बहुत पॉजिटिव नहीं है, एलएसएम के नंबर्स पॉजिटिव आए हैं आफ्टर 3-4 ईयर्स, पहले 6 माह के अंदर, लेकिन साथ 150 मिलने बंद हो जाना और मैन्युफैक्चरिंग में नई सरमायाकारी ना होना, ये बहुत बुरा साइन है पाकिस्तान में, और अनएम्प्लॉयमेंट उसके सबब बढ़ती जा रही है। आपका रद्द-ए-अमल? देखिए, आईएमएफ के प्रोग्राम जब भी आप साइन करें तो फिस्कल टाइटनिंग होती है। फिस्कल टाइटनिंग से आप कहें कि जी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई है, तो मैं समझूंगा वो नहीं है। आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तब समझेंगे जब आपको ऑन ग्राउंड भी कुछ चीज़ नज़र आए। देखें, एक छोटी सी एग्जांपल है, मतलब स्टूडेंट जाते हैं मुल्क से बाहर, किसी ने आज $2000 लेना हो मार्केट में, $2000 वो परचेज़ नहीं कर सकता, मार्केट में इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है। फिर देखें, आईएमएफ ने आपका ग्रोथ टारगेट क्या 3.6% दिया था, वो उन्होंने खुद ही रिवाइज कर दिया है 3.2% पे, और ईयर एंड होगा जिस तरह की एक्सपोर्ट की प्रोजेक्शन अभी आप ही के प्रोग्राम में बताई गई हैं, एफडीआई ड्रॉप हुई, ये शायद 3 से भी नीचे चला जाए। तो जब ये वाली सूरत हाल हो, आपकी कोर इन्फ्लेशन जो है ना वो भी 5% से ऊपर ही है, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को फैक्टर इन करें। फिर जो आप का बुनियाद है इस वक्त ज़री बेस है, देखें उनके साथ क्या हो रहा है, मतलब काश्तकार रो रहा है, मतलब उसके आंसू पोंछने वाला इस वक्त कोई नहीं है। मतलब खड़ी फसलों पे कौन हल चलाता है, कोई पागल तो नहीं है ना। मगर जब आपके पास मार्केट ही इस वक्त अवेलेबल नहीं है, लोग किधर जाएंगे? लोगों ने मार्केट को देख के इन्वेस्टमेंट की थी, लोगों ने बागात लगाए थे, आज किन्नू एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से मार्केट में गलट है। मतलब देखें, जो पिछले सीज़न में 3500 रुपये मन किन्नू बिक रहा था, आज 800 रुपये पे लेने को कोई तैयार नहीं है। लोगों का फसल खड़ी हुई है, लोग सोच रहे हैं मैं करूं क्या। फिर इसी तरह आलू का मैंने पिछली दफ़ा भी जिक्र किया था, अभी उसकी सूरत हाल देखें, एक एकड़ पे किसान को 1.5 लाख का नुकसान का सामना है, और ये वो किसान है जिसकी अपनी ज़मीन है, और जो अगर ठेके पे काश्त कर रहा है तो उसकी क्या सूरत हाल है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट का आप नंबर उठा के देख लें, 60 लाख बंदा जिस मुल्क में अनएम्प्लॉयड हो तो 60 लाख गिराने कफालत के बगैर हैं। 1.5 करोड़ पाकिस्तानी इजाफी 2 सालों में सतह गुर्बत से नीचे गया। तो ये सारे फैक्टर्स को मैच करें तो ये चीज़ें कुछ सही नहीं नज़र आती। बात है हमें एट द एंड ऑफ द डे आईएमएफ तो चलें जो कह रहा है, अपने मुल्क में देखना पड़ेगा, हमें अपनी पॉलिसीज़ पे झांकना पड़ेगा। हम जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे, जितनी मर्जी आप बीन बजाएं कि जी इधर से पैसे आ जाएंगे उधर से आ जाएंगे, लोगों को खौफ सदा है। जब आपके
अपने पाकिस्तानी इस वक्त पैसे होल्ड करके बैठे हुए हैं। गोल्ड की परचेजिंग हो रही है, ऑल टाइम हाई 5 लाख से ऊपर चला गया है। जब लोग सोच ही नहीं रहे, लोग प्रॉपर्टीज़ इस वक्त एग्जिट करना चाहते हैं प्रॉपर्टीज़ के इन्वेस्टमेंट से, मगर बायर ही नहीं है। जब इस तरह की सूरत हाल हो तो किस तरह से ये मिसमैच को गवर्नमेंट बैलेंस करेगी? खुरम साहब, इस वक्त जो सिनारियो है इंटरनेशनली, उसको आपको फैक्टर इन करना पड़ेगा और अपनी पॉलिसीज़ को फाइन ट्यून करना पड़ेगा। अभी इन्होंने चलते चलते गोल्ड का तज़किरा किया। ये पूरी दुनिया में एक ऐसा फिनोमेना है जिसको हमें सारों को अच्छे से देखना चाहिए कि इस वक्त यूएस ट्रेजरीज़ के अंदर जिन ममालिक ने, जापान ने, यूके ने और बेशतर यूरोपियन कंट्रीज़ ने बहुत बड़ी सरमायाकारी कर रखी थी, वो वहाँ से निकल रहे हैं और रूस, चीन और इंडिया बहुत बड़े पैमाने के ऊपर गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ब्रिक्स वाला वो जो मॉडल है कि लोकल करेंसीज में जाना, उसकी वो तैयारी कर रहे हैं। इसी तरीके से जापान की इकॉनमीज़ के अंदर बॉन्ड रेट्स में इंक्रीज़ आ रही है। हमारा सूरत हाल बिल्कुल बदल जाएगी। जो हमारी एक्सपोर्ट मार्केट है उनके अंदर इन्फ्लेशन की सूरत हाल बदल रही है। हमें अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, नहीं तो बरामदात को तो बड़ी हिट पड़ेगी हमारी। जी, तो इसी तनाजुर में तो ये आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान में गोल्ड की कीमत बढ़ गई है, तो गोल्ड की कीमत तो इंटरनेशनली $5,000 क्रॉस की है। आई थिंक आज सुबह जब हम सुन रहे थे खबरें, $5,100 आई थिंक हो गई है। तो अजीबोगरीब है दुनिया इस वक्त। तो लिहाजा सिर्फ ये पाकिस्तान में फिनोमेना नहीं है। इसी तरह जो एग्रीकल्चरल फिनोमेना है उसमें जरूर किसानों को एक मुश्किल चैलेंज का सामना है, लेकिन जो करोड़ों अर्बन कंज्यूमर्स हैं पेशावर से लेकर कराची तक, उनके लिए तो सब्जियां सस्ती हुई हैं, उनको वहां से रिलीफ है। तो अगर ये नहीं होता कि जी इकोनॉमी में एक शख्स जो है, एक सेक्टर जो है, अगर उसको लॉस है, लेकिन दूसरी तरफ जो कंज्यूमर है उसके लिए जो है वो कह रहे हैं कि जी देखिए जितनी सब्जियां हैं उनकी कीमतों में हैरत अंगेज कमी हुई है, तो वो जो डेली किचन चलाने वाला है उसको तो एडवांटेज है। अब ये गवर्नमेंट के लिए मुश्किल काम है बैलेंस करना कि जी जो किसान है उसका भी जो रोजगार है वो भी बैलेंस रहे, और जो शहरी कंज्यूमर है जो शहरों में रहता है उसको भी जो है वो आउटस्टैंडिंग जो कीमतें हैं वो ना देनी पड़े। तो इसका जो बैलेंस है वो ये कोई आसान काम नहीं है, सप्लाई को इंश्योर कर रहा है एट द सेम टाइम। और दूसरा जो आपने जिसकी तरफ इशारा किया कि देखिए बहुत सारी चीजों का पाकिस्तान पे जो इफेक्ट आता है वो अफगानिस्तान की जो सरहद बंद होने से वो इफेक्ट आया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसका दूसरा इफेक्ट दूसरी तरफ ये है कि अफगानिस्तान की सरहद बंद करने से हमें मुआशी तौर पर तो नुकसान हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी है उसमें पिछले 3 माह में वाज़ेह कमी देखने में भी आई है। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनमें एक बैलेंसिंग एक्ट है, लेकिन सबसे अहम बात यही है, आई थिंक मेरी नजर में वो यही है कि गवर्नमेंट जो है वो अपना टैक्स रेट्स के ऊपर जरूर नजरसानी करे और इंसेंटिव दे ताकि लोग इस पे इन्वेस्ट कर सके। और इंसेंटिव के साथ मुझे नहीं मालूम पाकिस्तान में तारीख अच्छी नहीं है, लेकिन एक गारंटी होनी है कि जनाब आप जब जगह आपको ये राहत दी जा रही है तो ये कुछ महीने बाद वापस नहीं ले ली जाएगी। गवर्नमेंट के सामने बहुत सीरियस चैलेंजेस है, एक्सपेंडिचर कंट्रोल के भी, वहां भी एक सेक्टर है। और दूसरा जिस तरह हम बार बार बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ज़राअत में भी और ओवरऑल एक्सपोर्ट सेक्टर में भी जदीदियत की, मॉडर्नाइजेशन की बहुत मैसिव जरूरत है, जो हम हमेशा इसमें पीछे हैं, आज भी पीछे हैं और 20 साल पहले भी पीछे थे। टेक्सटाइल सेक्टर में कहा, ये कोई किसी के लिए अच्छी खबर नहीं है जो अभी एप्टमा के सदर साहब ने कहा, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में नई सरमायाकारी आ रही है, ना ज़राअत में आ रही है। मिफ्ता इस्माइल साहब भी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब, आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेट में कमी नहीं की, हालांकि पूरा पाकिस्तान का हर कारोबारी जो था वो कह रहा था कि इसको सिंगल डिजिट में लेके जाए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक आने की इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, मिलें बंद हो रही हैं। आपका रद्दमल जानना चाहूँगा, क्या स्टेट बैंक का फैसला दुरुस्त है या IMF के दबाव का नतीजा है? नजीम भाई, ये फैसला मैं तो समझता हूँ कि दुरुस्त नहीं है। मेरे ख्याल से अगर 50 बेसिस पॉइंट की या 100 बेसिस पॉइंट की कमी कर देते, यानी कि आधी % या 1% की कमी, तो एक बड़ा अच्छा सिग्नल जाता उस वक्त, जबकि आपकी महंगाई जो है, इन्फ्लेशन रेट, महंगाई के बढ़ने की रफ्तार जो है वो 6%, 5.5% है अगर, तो आपके पास जो रियल इंटरेस्ट रेट कहते हैं, जो इन्फ्लेशन को हटाने के बाद उसमें 4-5% मौजूद हैं, जो कि बहुत सब्सटेंशियल होता है और हमारे खित्ते के तमाम ममालिक से हमारा जो शरह सूद है वो ज़्यादा है। तो स्टेट बैंक 1% तक कम कर सकती थी, लेकिन इसने काफ़ी कम किया है पिछले 1 साल में।
तो अगर ये शायद थोड़ी सी ब्रेक लेना चाहते हैं तो उसमें भी कोई बहुत मतलब इसकी कोई शदीद तनकीद नहीं कर सकते आप इसकी। इनको जो मेरे ख्याल से एक ऑब्जेक्टिव जो जहन में था वो ये था कि रुपए की कदर गिर ना जाए डॉलर के सामने। डॉलर ऑलरेडी 10% जो है वो दुनिया की करेंसीज के सामने डिवैल्यू हो गया। मेरे ख्याल से आपने भी इसकी बात की है अभी। तो मिफ्ता साहब, लेकिन आपने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वो जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आपने पढ़ी हो तो उनके अंदर 2 जगह पे, एक ही स्टेटमेंट में 2.5 सफ़े की स्टेटमेंट में 2 जगह उन्होंने लिखा है कि हमारे जितने रिजर्व्स में इजाफा हुआ है वो हमारी जो इंटरबैंक की परचेजेज ऑफ डॉलर्स हैं उसकी वजह से वो इजाफा हुआ है। इसका मतलब है कि अगर वो परचेजेज ना करते तो रुपया आपका 280 की बजाय 260 पे आ जाता। तो दे आर बाइंग डॉलर्स फ्रॉम द इंटरबैंक। तो उनको पॉलिसी रेट में कमी लानी चाहिए थी, क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट फंस गई है कई जगह पे जाके, वो ऊपर नहीं जा रही, नीचे जाना शुरू हो गई। नहीं देखें, अब अभी जो स्टेट बैंक परचेस करती है डॉलर मार्केट से, तो इसका मतलब है कि मार्केट में थोड़ा डॉलर आ रहा है जो वो परचेस कर पा रहे हैं। हाँ, डॉलर आ रहा है मार्केट में। एक्सपोर्ट तो नहीं बढ़ रही ना। एक्सपोर्ट तो आप देखेंगे 9% कम हो गई है पिछले 6 महीनों में, पहले 6 महीनों में इस साल के, जुलाई से दिसंबर के। और इंपोर्ट जो है वो मेरे ख्याल से कुछ 12-13% ऊपर गई है। तो हम ट्रेड बैलेंस में तो फंस रहे हैं फिर से एक मरतबा, और करंट अकाउंट में फंस रहे हैं। और उसकी बुनियादी वजह जो है वो हमारी फिस्कल पॉलिसी है, जिसका इतना बड़ा डेफिसिट है कि हुकूमत जो है उसका एक वो बोरो करने की स्प्री पे है। जो प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ छोड़ती नहीं है पैसा, सारा खुद बोरो कर लेती है। लेकिन अगर स्टेट बैंक 1% कम कर देती तो हुकूमत पाकिस्तान के भी जो सूद जो देते हैं उसमें भी कमी आ जाती, प्राइवेट सेक्टर को भी थोड़ी राहत मिल जाती। लेकिन मेरे ख्याल से इनको जो परेशानी है वो ये है कि इनको डॉलर जो है उसको नीचे नहीं जाने दे रहा, नीचे नहीं जाने देना है। रुपए को नीचे नहीं जाने दे रहा है, डॉलर को ऊपर नहीं जाने देना है। तो इसलिए इनको ये डर था कि अगर हम इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे तो शायद हमारा रुपया जो है वो वीकन हो जाएगा और 285, 280, 90 की तरफ ना चले जाए। तो एक्सपोर्ट्स के लिए जो है वो ना स्टेट बैंक की और ना हुकूमत की कोई प्रायोरिटी है, और जिसकी वजह से आपने देखा है कि एक्सपोर्ट्स जो है वो कम हुई है 9%। मिफ्ता इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। कमरान रशीद साहब, क्या सूरत हाल तो अब हमारे सामने है कि ये सूरत हाल है, अब क्या करें, निकलें कैसे इससे? मिलने बंद हो रही हैं, आप कह रहे हैं 150 कारखाने बंद हो गए और मजीद बंद हो सकते हैं, इससे बचें कैसे? हमें तो नई सरमायाकारी चाहिए ताकि जॉब क्रिएशन हो, एक्सपोर्ट्स बढ़े। देखिए सर, हमारा काम खाली हुकूमत को क्रिटिसाइज़ करना नहीं है, हमारा काम है हुकूमत के सामने सॉल्यूशंस रखना। हुकूमत को इस वक्त नेशनल इकनॉमिक एमरजेंसी इम्पोज़ करनी पड़ेगी। वो नेशनल इकनॉमिक एमरजेंसी इसलिए इम्पोज़ करनी पड़ेगी क्योंकि जो 6 महीने के आज़ादोशुमार हैं पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के जो मैं आपके व्यूअर्स के साथ ऑन स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, वो ये शो कर रहे हैं कि 6 महीने में जुलाई टू दिसंबर आपने $15 बिलियन की एक्सपोर्ट की और आपने $34 बिलियन की इंपोर्ट की। तो अगर आप इसको 2 से ज़रब दे दें तो उसका मतलब है पूरे साल 30 जून 2026 तक आप 30 से 31 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करेंगे एंड 68 to 70 बिलियन डॉलर्स की इंपोर्ट करेंगे। तो क्या आप अपनी जितनी ओवरसीज़ रेमिटेंस का गेन होगा वो इसी में उड़ा देंगे? सो हमें सोल्यूशन की तरफ जाना है। और खुदारा ये जो आप MNAs MPAs को सप्लीमेंट्री ग्रांट्स दे देते हैं तब आपको IMF याद नहीं आता, या हर ECC या ECNIC में आप नए शहाना शानदार प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर देते हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको आपको रोकना होगा। नंबर 1 सर, बिजली में 103 अरब रुपए की सब्सिडी नहीं, क्रॉस सब्सिडी पाकिस्तान के तमाम सनती सार्फिन, नॉट जस्ट टेक्सटाइल, तमाम सनती सार्फिन से चार्ज की जाती है। गवर्नमेंट को इसको कहीं और बजट करना पड़ेगा। हमें महंगी ख़रीद एंड मार्केट रेट पे फ़रोख्त की सज़ा ना दें, ना हमें डिस्कोस की चोरी चकारी TND लॉसेस की सज़ा दें। नंबर 2, जिस मुल्क में 43,000 मेगावाट बिजली का स्ट्रक्चर हो और 17,000 मेगावाट 5 सालों में और आ रहा है, दायमीर डैम, बादशाह डैम, मोहम्मद डैम, दासू डैम, इनके थ्रू बिजली की ऑफटेक तो आपकी दिन ब दिन गिर रही है। 10% आपकी बिजली की ऑफटेक गिर रही है कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो वहाँ 4 घंटे पीक आवर एंड 20 घंटे ऑफ पीक आवर की तो की नहीं बनती, आपको एक फ्लैट रेट पे बिजली लानी पड़ेगी। दूसरा, ये जो आपकी ख़ित्ते की सबसे बुलंद तरीन टैक्सेशन है, अब कॉर्पोरेट सेक्टर को आप 55 से 60% टैक्सेशन पे ले गए, इसलिए आपकी मल्टीनेशनल्स यहाँ से गई हैं। आपको टैक्सेशन को रैशनलाइज करना पड़ेगा, 1% एडवांस टैक्स ख़त्म करना पड़ेगा। तीसरा, ये जो आप 10.5% पे काइबर होल्ड करके बैठे हैं,
ठीक है, हम अप्रिशिएट कर रहे हैं कि 22% से 10.5 पे आया है, लेकिन सर आपने बांग्लादेश के साथ, इंडिया के साथ, वियतनाम के साथ, चाइना के साथ मुकाबला करना है। इंडिया की EU के साथ एक मेगा डील होने जा रही है, आपने ख़बरों में देखा है। तो हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस को आपको नीचे लाना है। हुकूमत ने उल्टा किया है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस बढ़ा दी और उधर से इम्पोर्ट का मुंह खोल दिया। तो पाकिस्तान इस चीज़ का हामी नहीं है कि एक तरफ आपकी एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो, दूसरी तरफ आपकी इंपोर्ट ऐसे टाइम पे बढ़े जब ख़ाम तेल, आपकी सबसे बड़ी इंपोर्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, वो अपने 5 साल बुलंद लोएस्ट तरीन सतह पे चली गई है। तो ये हो क्या रहा है? ये गवर्नमेंट को इकोनॉमिक एमरजेंसी लगानी है सारी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए, लोगों को रोजगार ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे यहाँ से शुरू कर लें जी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान में एक तरफ कारोबारी बरादरी चीखें मार रही है कि हमारी मिलें बंद हो रही हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। वो कहते हैं MNAs की ये जो ग्रांट्स हैं, ये जो इनको फंड्स मिलते हैं कि आप ये तरक्याती मंसूबे शुरू कर सकते हैं, इसको चेक करें। फिस्कल साइड के ऊपर टाइट कंट्रोल्स लेकर रहें, पब्लिक सेक्टर के अंदर जो लूट मार मची हुई है उसको चेक करें। वहीं पर हुकूमत ने गुड गवर्नेंस की बहुत आला मिसालें कायम की हैं। अभी रिसेंटली चंद हफ्ते पहले ही एक तरमीम पास हुई थी जिसमें सदर साहब को लाइफ टाइम इम्यूनिटी मिली थी। उसके बाद एक और गवर्नेंस का एक आला मेयार कायम किया गया और जितने पाकिस्तान में पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके लिए एक नई तरमीम लाई गई है कि उनके एसेट्स जो हैं अब उनको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं, उनको खुफिया रखा जा सकता है। तो उमैर नियाज़ी साहब, ये शफाफियत के जो आला मेयारात कायम हो रहे हैं, मेरे ख्याल में लाइफ टाइम इम्यूनिटी तमाम पार्लियामेंटेरियंस को दे देनी चाहिए। ना उन्हें टैक्स की पाबंदी होनी चाहिए, ना बिजली के बिल देने चाहिए। आज बल्कि मैंने एक खबर पढ़ी कि वो उम्रा करने जाने के लिए भी वो कोई तजवीज़ पेश की गई है कमेटी में कि वो भी टैक्स पेयर के पैसों से जाने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी देनी है, वो भी टैक्स पेयर्स के पैसों से जाके तो सलाम पेश करना है। तो इतने आला मेयारात तो दुनिया पाकिस्तान को मिसालें देगी, पूरी ऐसी रोशन मिसालें। उमैर नियाज़ी साहब, बात है कि देखें, असल में हमने जो है ना बतदरीज मेयार को नीचे हम गिराते गए। हालांकि होना क्या चाहिए था कि जब हमने आज़ादी ली हम बेहतरी की तरफ जाते, मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो एक्सपेरिमेंट करते रहे। हम 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बेसिस भी देखें, वो 1935 के जो इंडिया वाला एक्ट था उसी से मुताबिकत रखता है। देखें, पाकिस्तान में ये वाहिद मुल्क है जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये सिंगल साइनिंग अथॉरिटी है। वज़ीर आज़म ने ऑथराइज़ कर दिया, प्रोजेक्ट हो जाता है, उसकी कोई ड्यू डिलिजेंस नहीं है। दुनिया में एक्ट पास होता है बाकायदा, कोई भी अप्रोशनमेंट करनी है बजट की, आप पहले एक्ट पास होएगा, प्रोजेक्ट उसके थ्रू कैरी आउट होता है। जैसा अगर ऑरेंज लाइन कोई प्रोजेक्ट है, जब तक उसका ना हो, प्रोज एंड कॉन्स ना देखे जाए, उसने फ़ायदा कितना देना है, टैक्स पेयर मनी है, अकाउंटेड फॉर होना चाहिए। यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है। हमारे CMs हो गए, हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, वो एज़ वॉइसरॉय एक्ट करते हैं। जिस तरह से जो फैसला हो जाए, जिस तरह से पैसा खर्च करना है, उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। इसकी वजह सबसे बड़ा मसला यही है। देखें, हमने बोरोइंग जितनी की है, क्या आपने आज तक देखा है कि किसी आप ये एसेट डिक्लेरेशन के ऊपर जो नई तरमीम लाई गई है, उमैर नियाज़ी साहब, PTI इसको सपोर्ट करती नहीं? इस पे असद कैसर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इसे कहा कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं, हमारा मौक़िफ़ है, नहीं होना चाहिए। देखिए, आपको क्या ऐसे कोई ख़तरात हैं कि आप स्पीकर को लिखेंगे कि जी मेरे एसेट्स जो है ना छुपाएं? क्या आपने इसराइली कंपनियों में इन्वेस्ट किया हुआ है जो छुपाना चाहते हैं? मतलब समझ से बाहर है कि क्या चीज़ आप छुपाना चाहते हैं। देखें, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को तो बहुत फोर्थ कमिंग होना चाहिए, उसकी तो देखें एक एक सुई अकाउंटेड फॉर होनी चाहिए। तो जब इस तरह का माहौल हो तो आपको किस चीज़ की घबराहट? एक तो मसला ये है कि हमारी इधर अंडर डिक्लेरेशन है, सियासतदानों समेत बाकी भी ब्यूरोक्रेट सबको जो है ना इस स्क्रूटनी से गुजरना चाहिए, मगर हम उस चीज़ को नहीं कर रहे। हमने इवन क्या कर रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स के भी जो है ना एसेट डिक्लेरेशन पब्लिक ना हो। क्यों नहीं वेबसाइट पे अवेलेबल हो? भाई ऐसी क्या चीज़ है? बात है डे 1 में अगर एक बच्चा CSS करके आ जाए, सारों को नहीं पता कि और गवर्नेंस के जो आलमी मेयारात हैं उसमें टैक्स पेयर्स का जो पैसा है उसका एक एक पाई का हिसाब रखा जाता है, और जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं उनकी टैक्स डिक्लेरेशन और उनके एसेट्स डिक्लेरेशन, अमरीकी सदर के भी जो एसेट्स डिक्लेरेशन है उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं। हमने ऐसा नया म्यार, अल्लाह किस्म का म्यार लाए हैं कि नहीं, लाओ ही नहीं। 99% आपके पार्लियामेंटेरियंस टैक्स अपना जो उनका बनता है वो सही अदा नहीं करते। वो मेरे कैमरामैन से भी काफ़ी ज़्यादा लोग गरीब लोग हैं, तो आप उसके ऊपर नए नए शिक्के ला रहे हैं। डिक्लेरेशन की भी ज़रूरत नहीं है।
नहीं, मैं उसका दिफा नहीं करूंगा, लेकिन जहाँ कुछ सिक्योरिटी इश्यूज हैं उनको मैनेज किया जा सकता है। ये बहुत अरसे से ये सिर्फ उन्हीं को इशू है सर, वो तो पूरे पाकिस्तान को इशू है। हाँ, तो ये जो है बहुत अरसे से ये मौजूद है, जो शिक है उस पर अमल भी होता रहा है, इसमें कोई रुकावट नहीं है। सर लेकिन शर्मनाक नहीं है ये? नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि ये जो है कोई ऐसा डिजायरेबल एक्ट नहीं था पार्लियामेंट का, लेकिन उन्होंने, उनकी मर्जी है वो करना चाहे। लेकिन जहां तक अकाउंटिंग का सवाल है, तो फिर अकाउंटिंग के सवाल तो फिर सिर्फ वफाक से तो नहीं बनते ना। फिर अगर खैबर पख्तूनख्वा को फिर 2010 से कोई 6,570 अरब रुपए ट्रांसफर हुए हैं, चलिए ठीक है, बहुत सारे उसमें जो करंट एक्सपेंडिचर्स थे, लेकिन अगर इनको भी तो हिसाब देना है ना। और अगर ये इतने इस मामले में ट्रांसपेरेंट है, तो फिर बताएंगे वो 6,570 अरब रुपए जो हैं वो उन्होंने कहाँ खर्च किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किए हैं, सेहत में खर्च किए हैं, तालीम में खर्च किए हैं। कोई सर वो काउंटर टेररिज्म 6,570 का उनसे भी हिसाब लें, बाकी सूबों से भी हिसाब लें, लेकिन मुझे तो जी, दुख इस बात है बिल्कुल हिसाब लेना चाहिए, लेकिन काबिल लेकिन एहतराम पार्लियामेंटेरियंस वो अपने एसेट्स डिक्लेरेशन भी चाहते हैं नाउ, टैक्स रिटर्न नहीं, उनकी नहीं, कभी ये स्क्रूटनी नहीं होती। मैं वैसे और अनफॉर्चुनेटली उनकी 100% स्क्रूटनी होनी चाहिए। आपको थर्ड पार्टी ऑडिट करवाना चाहिए, और लार्जली दे आर टैक्स वेडर्स में काफ़ी सारे लोग उसमें से पाए जाएंगे। बुरा ना मानिए, मैं बड़ा जी, एहतराम नहीं, करता हूँ, आप इसमें मुंतखब लोग हैं, लेकिन उनके जो टैक्स इसमें रिटर्न कोई है उनके लाइफस्टाइल से नहीं, मैच नहीं करती। देखिए, शफाफियत जो है वो हर जगह जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां हम इश्यूज की बात करते हैं, तो फिर हमें ये भी तो याद रखना है ना कि देखिए, इस साल पाकिस्तान की तारीख में आईटी एक्सपोर्ट्स का सबसे बेहतर साल था। यानी ऑलरेडी पहले 6 महीने में 19.5% की ग्रोथ है, और दिसंबर में तो कुछ 26% की ग्रोथ हुई है। तो जहां हम कहते हैं कि जी बड़े चैलेंजेस हैं, टैक्स रेवेन्यू दिसंबर के महीने में गिर गए हैं सर, 13% ग्रोथ हुई है, 325 लेकिन का मैं यही कह शॉर्टफॉल रहा हूं कि है। और ये ग्रोथ इसलिए हुई है कि 60% आप कारोबारी बरादरी से ले रहे हैं, 40% हमारी तनख्वाहों से काट रहे हैं। ये इसलिए नहीं है कि पार्लियामेंटेरियंस टैक्स ज्यादा दे रहे हैं। लेकिन कामरान रशीद साहब से भी पूछे, कामरान रशीद साहब, टैक्स पॉलिसी आप लोगों का एक बड़ा सेंट्रल इशू है, आप सारे कारोबारी बरादरी इस पे सवाल उठाती है कि 60% कारोबारी तबका जो है उसके ऊपर टैक्स लग जाता है, 40% टैक्स पेयर्स की तनख्वाहों से टैक्स कट जाता है, और यहाँ पर इनको सीक्रेसी चाहिए हमारे पार्लियामेंटेरियंस को। सर हम तो बार बार यही कह रहे हैं कि ये जितना आपने टैक्स बढ़ा दिया है, इससे आपका ज़िम्मेदार, आपका सैलरीड तबका, आपकी कारोबारी बरादरी, आपका रजिस्टर्ड सेक्टर, ये सारे बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं। बजाय आप टैक्स नेट को बढ़ाएं, आप उसी मौजूदा टैक्स नेट पे बोझ डालते हैं। आपकी जो डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है वो 385 से 410 बिलियन डॉलर की है, एंड आपकी जो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है वो तकरीबन 2.5 गुना ज़्यादा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी जो 2.5 गुना डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी से ज़्यादा बड़ी है, उसको आप डॉक्यूमेंट कर नहीं पाते, फिर आप हर साल बोझ बिज़नेस, इंडस्ट्री, सैलरीड क्लास, ज़िम्मेदार, गरीब तबके पे डाल देते हैं। फेडरल एक्साइज ड्यूटी, 10 किस्म की ड्यूटीज़, तो ये सर इसलिए फिर फ्लाइट ऑफ कैपिटल होती गुना है। ज्यादा है। इसका मतलब है कि 1000 बिलियन डॉलर की हमारी इकॉनमी है जो अनडॉक्यूमेंटेड है, ये आप कह रहे हैं? 1000 बिलियन डॉलर की, 1 ट्रिलियन डॉलर। जी सर, मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूँ, और इसकी जो हकीकत है, 1 ट्रिलियन डॉलर टैक्स नेट में नहीं है सर। 750 बिलियन डॉलर रफ एस्टिमेट्स के मुताबिक टैक्स नेट में नहीं है। 750 अरब डॉलर। जी बिल्कुल सर, क्योंकि आपकी जो डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है वो 400 बिलियन डॉलर की है, प्लस माइनस 5%। तो जो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है वो 2.5 गुना ज़्यादा बड़ी है डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी से। उसकी वजह से आप ये प्रॉब्लम देख रहे हैं कि आपकी एक्सपोर्ट स्टैग्नेंट होगी और आपकी 400 को 2.5 गुना करेंगे तो 1000 अरब डॉलर बन जाता है सर। जी सर, मैं बिल्कुल अपनी बात पे स्टैंड कर रहा हूँ। 2 से 2.5 गुना कम से कम आपकी अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी से बड़ी है। और वो एक बुरी चीज़ भी है, अच्छी चीज़ भी है। वो शायद अच्छी चीज़ इसलिए है कि वो डोमेस्टिक इकॉनमी को चला रही है, लेकिन उसका आपकी एक्सपोर्ट इकॉनमी से, आपकी बैलेंस ऑफ ट्रेड से, आपकी इंटरनेशनल कमिटमेंट से किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आप बार बार IMF के पास कर्ज़ों पे जाते हैं, एंड इसीलिए आप 6 ट्रिलियन की टैक्स कलेक्शन से 8.5 पे गए, 8.5 से आप 12.5 पे गए। इस साल का हदफ 14.3 है, जिस पे आप बमुश्किल 13 to 13.2 ट्रिलियन, यही सारे डॉक्यूमेंटेड सेक्टर जिसमें सैलरीड क्लास है,
इंडस्ट्री है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, उसको स्क्वीज़ करेंगे। एंड उसी की अक्कासी है कि यहाँ से मल्टीनेशनल्स गए हैं, उसी की अक्कासी है कि फ़्लाइट ऑफ कैपिटल है। ये मैं नहीं कह रहा सर, ये स्टेट बैंक के अपने आज़ादो शुमार हैं। तजवीज़ भी दे दें, बिल्कुल एंड पे आ गए हैं। प्रायोरिटी के ऊपर क्या करें कि थोड़े दुरुस्त सिमत में हम चल पड़े, बरामदात बढ़नी शुरू हो जाए, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग बढ़ जाए, कोई FDI आ जाए, नई सरमायाकारी हो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। सर मैं ऐसी बात पे हैरान होता हूँ कि एक तरफ आप प्रोग्राम्स लॉन्च कर देते हैं कि उड़ान पाकिस्तान हमने करनी है, $50 बिलियन की एक्सपोर्ट पे जाए बग़ैर आप क्या इकोनॉमिक सर्वाइवल लॉन्ग रन में नहीं होना, लेकिन एट द सेम टाइम जो आपसे सनत मांगती है वो आप करते नहीं हैं। फिर आप कहते हैं कि एक्सपोर्ट गिर गया, ये क्या हो रहा है? इस पे अब मैं समझता हूँ कि हुकूमत की तवज्जो आ रही है, क्योंकि डाटा पिछले 4 महीने से मनफी जा रहा है। दिसंबर के महीने में 19.5% इज्तमाही एक्सपोर्ट गिर गई कंपेयर टू लास्ट ईयर। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फिर भी 8% गिरी। हम चाहते हैं कि बाकी सारे सेक्टर्स भी फलें फूलें, IT है, एग्री है, इंजीनियरिंग गुड्स है, दूसरे तीसरे हैं, लेकिन सर जो आपकी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है टेक्सटाइल, वो मार खा रही है। और वो ना अमेरिका चाइना तजारती जंग का प्रॉपर फ़ायदा उठा सकी है, ना वो 19% टैरिफ का फ़ायदा उठा सकी है, ना वो बांग्लादेश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फ़ायदा उठा सकी है। हम $16.6 बिलियन की एक्सपोर्ट से $17.8 बिलियन की एक्सपोर्ट पे गए पिछले साल। पोटेंशियल इसका शॉर्ट टर्म में 23 से 25 बिलियन डॉलर एंड लॉन्ग रन में इससे कहीं ज़्यादा है। सो मायूस नहीं होना चाहिए, लेकिन जब तक गवर्नमेंट का फोकस नहीं ठीक होगा कि इंडस्ट्री को बचाना है, हम किसी किस्म की सब्सिडी नहीं मांग रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि क्रॉस सब्सिडी। साहब, कमरान अरशद साहब, उमैर न्याजी साहब, आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।